हेलो फ्रेंड्स। हम 10th क्लास में हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कर रहे थे। इसकी हमने एक वीडियो कर लिया जिसमें हमने काफ़ी इसके टॉपिक्स है वो कवर किए थे। आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और ये दूसरी वीडियो होगी इस चैप्टर पर। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो वीडियो देखें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट वीडियो में हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था। इसके अलावा हमने फ्रेडरिक शेरियो के जो विज़न था वो देखा था। उसके बाद फिर हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन है और जो आइडिया ऑफ नेशन है इसकी बात की थी। इसके बाद भी हमने कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक वो किए थे जैसे राइज ऑफ नेपोलियन एंड हिज रिफॉर्म्स आगे। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और इसका जो सेकंड पार्ट है वीडियो का वो करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट चैप्टर है टॉपिक है वो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि जो नेशनलिज्म का आइडिया है वो यूरोप में कैसे आया, इसकी शुरुआत कैसे हुई। जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स whose rulers had their autonomous territories। पहले क्या था, जो जर्मनी होगी, इटली हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया या जो और यूरोपियन कंट्रीज थे ऑलमोस्ट सभी क्या है अलग अलग किंगडम्स में डिवाइडेड थे। जैसे इंडिया में था, जैसे भारत में अलग अलग रियासतें थी, वैसे ही कुछ यूरोपियन कंट्रीज में था। और ये सारी की सारी जो किंगडम्स थी ना, ये क्या थी, स्वायत्त थी, स्वतंत्र थी और इनका अपना अपना एक रूलर होता था, राजा होता था। और इनकी क्या है सीमाएं थी वो भी क्या है निश्चित थी, यानी कि ये सारे के सारे जो देश है पहले से एक कंट्री या एक नेशन नहीं थे। अलग अलग जो किंगडम्स हैं उनमें क्या है ये डिवाइडेड थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच lived diverse people. They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. Often they even spoke different languages and belonged to different ethnic groups. जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड का हमने देख लिया कि वहाँ पे अलग अलग किंगडम्स थी। इसके बाद जो ईस्टर्न और जो सेंट्रल यूरोप था, जो पूर्वी और जो मध्य यूरोप था, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे मोनार्की सिस्टम था। मोनार्की सिस्टम था, उनका एक तय सीमा होती थी भी इतने में ये मोनार्क है, आगे जो दूसरी जो बाउंड्रीज हो जाती थी वहाँ पे अलग जो मोनार्क था वो तो होता था। लेकिन उस एक जो भी उनका एक एरिया होता था उसके अंदर जो लोग रहते थे, उस टेरिटरी में जो लोग रहते थे ना, उन सबकी आइडेंटिटी सेम नहीं थी। वो खुद को एज अ नेशन नहीं देखते थे, उनकी आइडेंटिटी कोलेक्टिव नहीं थी। जैसे अब हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में क्या है बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर या फिर एरिया के आधार पर, लेकिन सभी हम क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, भारतीय है, हम इंडियन हैं। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं था, वो उनकी एक कोलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी और ना ही उनका कॉमन कल्चर था। वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे और वो अलग अलग एथनिक ग्रुप है उनसे क्या है वो बिलोंग करते थे। फिर जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है वो आया कैसे, उसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न थे, उनको हम वन बाय वन करके क्या है कवर करेंगे। सबसे पहले आता है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। वहाँ पर दो तरीके की क्लासेस थी उस टाइम, जो समाज था वहाँ का जो दो वर्गों में विभाजित था। एक तो एरिस्टोक्रेसी होगी और दूसरी जो न्यू मिडिल क्लास, यानी कि जो मध्यम वर्ग था वो नया नया वहाँ पर क्या है उसका क्या एक तरीके से जन्म हुआ था यूरोपियन कंट्रीज़ में। द एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास on the continent politically and socially. The majority of population was made up of the peasantry. जो एरिस्टोक्रेसी थी यूरोपियन कंट्रीज में वो क्या है डोमिनेंट थी, वो पॉलिटिकली और सोशली डोमिनेंट करते थे, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ कम थी। जो मोस्टली जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी, मेड अप ऑफ द पीजेंट्री, यानी कि वो क्या थे, किसान थे, गरीब जनता थी जो मोस्टली पॉपुलेशन थी उस टाइम वहाँ पर। Industrialization began in England in the second half of the 18th century. New social groups came into being. A working class population and middle class is made up of industrialists, businessmen and professionals. फिर क्या है, जो सेकंड हाफ था 18th सेंचुरी का, 18वीं शताब्दी का जो दूसरा हाफ सेकंड हाफ था, उसमें क्या हुआ, उस दौरान जो इंग्लैंड है वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, औद्योगिकरण है या औद्योगिक क्रांति है वो होती है। उसके बाद जो मिडिल क्लास है उसका क्या है जन्म होता है। उसके बाद वर्किंग क्लास पॉपुलेशन या मिडिल क्लास पॉपुलेशन थी वो क्या है समाज में पैदा हो गई थी और उनकी संख्या थी वो जो एरिस्टोक्रेसी जो थी उससे क्या है बहुत ज़्यादा थी। और इनमें कौन कौन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे और दूसरे प्रोफेशनल्स थे। ये सारे के सारे जो नई नई मिडिल क्लास बनी थी उससे क्या है बिलोंग करते थे।
व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अब एक तो होता है नेशनलिज्म और दूसरा आता है लिबरल नेशनलिज्म, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों टर्म में। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो लिबरल नेशनलिज्म है वो क्या होता है, ये किस चीज़ के लिए क्या है यूज़ किया जाता है। द टर्म लिबरलिज्म ड्राइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट वर्ड लिबर मीनिंग फ्री। The right to vote and to get elected was granted exclusively to the property owning men without property, and all women were excluded from the political rights। अब देखो जो लिबरलिज्म जो टर्म है ये लैटिन वर्ड जो लेबर है उससे निकला है और उसका मतलब होता है फ्री। उस टाइम पे क्या था, जो वोटिंग का राइट था वो सबको नहीं था। वोट सिर्फ वही लोग है वो यूज़ कर सकते थे जिनके पास क्या है खुद की प्रॉपर्टी है। जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है और जो फीमेल थी जो वीमेन थी उनको क्या है जो वोटिंग हाउस का राइट है वो नहीं था। इन 1834 अ कस्टम यूनियन was formed at the initiative of Prussia and joined by the most of the German states. The union abolished traffic barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। कंजर्वेटिज्म क्या होता है, रूढ़िवादिता। इन 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। Conservatives believed in monarchy, the church, the social hierarchy, property and that the family should be preserved। अब देखो जो कंजर्वेटिज्म जो है ये टर्म क्या है, रूढ़िवादिता। जो कंजर्वेटिव जो लोग थे वो किस चीज़ में बिलीव करते थे, वो डेमोक्रेसी या जो नेशनलिज्म इन आइडियाज़ बिलीव ज़्यादा नहीं करते थे। वो बिलीव करते थे मोनार्की सिस्टम में या फिर जो चर्च है उसकी अथॉरिटी में बिलीव करते थे। वो मानते थे या तो मोनार्क या जो चर्च है वो क्या है सुप्रीम है, जो सारा का सारा जो सोसाइटी है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग रन करेगी। और वो सोशल हायरार्की में बिलीव करते थे, यानी कि जैसे सबसे ऊपर है वो जैसे चर्च होगी उसके बाद मोनार्क्स आएंगे, यानी कि वो क्लास डिवीज़न है वो उसमें क्या है बिलीव करते थे जो कंजर्वेटिव जो लोग थे। A modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, and the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of the Europe. In 1815, representatives of the European powers, Britain, Russia, Persia, and Austria meet in Vienna to draw up a settlement for Europe। 1815 में क्या होता है, 1815 में जो यूरोपियन पावर्स थी उस टाइम जो जिनके पास पावर थी, जो सुपीरियर थे कंट्रीज जैसे ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया था, वो सारे के सारे वियना है वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और एक सेटलमेंट प्लानिंग करते हैं यूरोप के लिए। इसके बाद फिर क्या होता है, द मेजर इश्यूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज्ड द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। अब जो ये कंजर्वेटिव जो आइडियाज़ थे इसका जो विरोध कौन कर रहे थे, जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, जो नेशनलिज्म को फॉलो करते थे वो इस चीज़ का क्या है अगेंस्ट थे। उनको ये लगता था कि ये चीज़ आने के बाद उनकी जो फ्रीडम है उस पर क्या है बहुत ज़्यादा हद तक क्या है रोक लगा दी जाएगी, उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिलेगी। और वो डिमांड भी कर रहे थे जैसे कि सबसे पहले क्या प्रेस है उसकी जो फ्रीडम है वो होनी चाहिए। इसके बाद आता था रिवोल्यूशनरीज। In 1815, secret societies were formed in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. Revolutionaries opposed the monarchical forms and fight for the liberty and freedom। जैसे उधर वो सारे कंजर्वेटिव जो आइडियाज़ को फॉलो करते थे वो लोग इकट्ठा हो रहे थे, तो उनके अगेंस्ट जो रिवोल्यूशनरीज है जो क्रांतिकारी विचारधारा रखते थे वो सारे इकट्ठा हो रहे थे। ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज़ यूरोप में बन रही थी जो इन लोगों को ट्रेन कर रही थी। ये मोनार्की जो सिस्टम था उसके अगेंस्ट थे और ये क्या है लिबर्टी और फ्रीडम के लिए क्या है लड़ाई कर रहे थे, अपने अधिकारों के लिए क्या ये फाइट कर रहे थे। इसके बाद ऐसा ही एक जो ये रिवोल्यूशनरी है ये इटली में हुआ, इसका जन्म हुआ 1807 में। इसने ना 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाई जो अपने इनके क्या है अधिकारों के लिए क्या है फाइट कर रही थी। पहली तो थी यंग इटली के नाम से और दूसरी क्या थी यंग यूरोप के नाम से। ये दोनों की दोनों जो सोसाइटीज़ थी ये जो कंजर्वेटिव जो आइडियाज़ को फॉलो करते थे, जो रूढ़िवादी लोग थे, उनके अगेंस्ट मोनार्किकल सिस्टम के अगेंस्ट क्या है ये अपने राइट्स के लिए क्या फाइट कर रहे थे। इसके बाद 1830 में क्या होता है, जो वहाँ पर मोनार्किकल सिस्टम था उसको ये जो लिबरल जो रिवोल्यूशनरीज थे वो ओवरथ्रो कर देते हैं और वहाँ पर जो
मोनार्की सिस्टम था उसको क्या है एक तरीके से उसको हटाकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है उसको वो क्या है वहाँ पर स्थापित कर देते हैं, उसकी क्या है वो वहाँ पर स्थापना कर देते हैं। Liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe as its head, और इसका हेड कौन बनाता किसको बनाते हैं, लुइस फिलिप उसको बना देते हैं। The July Revolution spread an uprising in Brussels which had to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands. In 1820 Greek struggle for independence। धीरे धीरे ये जो रिवोल्यूशनरीज जो आइडियाज़ थे जो ये क्या है सारे यूरोप में फैल जाते हैं, और ये जो ऑलमोस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ है वो मोनार्किकल सिस्टम था उसके अगेंस्ट क्या रिवोल्ट कर देती है। इसीलिए जो 1813 से लेके 1848 तक का टाइम पीरियड है इसको हम क्या बोलते हैं, एज ऑफ रिवोल्यूशंस बोलते हैं। यानी कि इस टाइम बहुत सारे क्रांतिकारी जो विद्रोह हुए थे मोनार्किकल सिस्टम के विरुद्ध, या फिर लोगों ने फाइट की थी अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकार हकों के लिए। इसके बाद आता था रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। जो एक रोमांटिसिज्म था ये एक कल्चरल मूवमेंट था, ये जो इंग्लिश लिटरेचर है उसमें भी आता है। कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन creating the idea of nation, art and poetry, so stories, music helped expressed and shaped the nationalist feelings। जो कल्चर है उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था किसमें, आइडिया ऑफ नेशन में। यानी कि जो सबसे पहले जो एक नेशन का आइडिया आया था उसके पीछे कल्चर है उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। इसके बाद जो आर्ट और पोइट्री है, म्यूज़िक है, स्टोरीज़ है, इन्होंने भी इस चीज़ को नेशनलिस्ट फीलिंग है इसको शेप दी, इसको अच्छे से क्या है एक तरीके से इसको वेल प्रिपेयर्ड आइडिया के रूप में क्या लोगों के सामने इसको प्रेजेंट है वो किया। रोमांटिसिज्म है कल्चरल मूवमेंट विच sought to develop a particular form of nationalist sentiment. Language also played an important role in developing the nationalist sentiment. Russian language was imposed everywhere, and in 1831 an armed rebellion against Russian rule took place which was ultimately crushed। और ऐसे ही क्या है फिर धीरे धीरे ये जो विद्रोह है रिवोल्ट है वो होते रहे। ऐसा ही एक रिवोल्ट हुआ था 1831 में 1831 में रशियन लैंग्वेज के विरुद्ध, क्योंकि जहाँ जहाँ पर रशिया का अधिकार था उन्होंने वहाँ पे हर जगह पे जो रशियन लैंग्वेज है उसको इम्पोज कर दिया था, थोप दिया था। तो लोगों ने उसके विरुद्ध है फिर क्या है रिवोल्ट कर दिया, लेकिन उस रिवोल्ट को क्रश कर दिया गया, उसको क्या है दबा दिया गया। तो ये थी आज की अपनी सेकंड वीडियो। इसके बाद इसके कुछ और टॉपिक रहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे और ये चैप्टर भी क्या है कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।